Let us first discuss from question number 1, chapter number 8, question number 1. रेडी है सब लोग? आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा. क्या बोलता है ये क्वेश्चन? AB Engineering Limited belongs to risk class for which the capitalization rate is 10%. डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में जब हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, इट्स के ई. ऑल ऑफ यू इतना तो बात समझ गया रहेगा अभी तक. पूरे चैप्टर में बोल रहा हूँ मैं, पूरे चैप्टर में जब हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब एक्चुअली के ही होता है. पूरे सिलेबस के लिए वो के हो है. समझ गए? इट हैज करेंटली आउटस्टैंडिंग हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स एट 100 ईच. द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. कितना? 5 रुपीज पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फिजिकल ईयर, मतलब वो D1 है. It expects to have a net income of rupees 1 lakh and has a proposal of making new investment of rupees 2 lakhs. So what is 1 lakh and 2 lakh called? 2 lakh is called as I, 1 lakh is called as E. Earning. याद आया? Calculate the value of firm. V निकालना है आपको. When dividend are not paid and dividend are paid. क्या करते हैं? सबसे पहले P1 निकालते हैं. P1 के लिए क्या करना होता है? करंट प्राइस को ग्रो करना पड़ता है KE रेट से, कंपाउंड करना पड़ता है KE रेट से, मगर माइनस करेंगे D1. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर हियर? क्वेश्चन 1, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1. याद आया? डिविडेंड पेड रहेगा, नॉट पेड रहेगा. अभी का प्राइस कितना है? 100. रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 0.10 माइनस डिविडेंड कितना? D1 कितना दिया है? 5. तो ये बन जाएगा 105 और ये आ जाएगा 110. ऑल ऑफ यू यहां तक का पार्ट समझा? इजी है. अब इसके बाद क्या करोगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स के लिए डिविडेंड पेड, नॉट पेड. बोलिए क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट. कितने का इन्वेस्टमेंट है? 2 lakhs माइनस रिटेन अर्निंग. अच्छा ठीक है, नेट इनकम लिख लेते हैं. नेट इनकम कितना? 1 lakh. लेस नहीं करना है अपने को, नॉर्मल लिखना है. ठीक है. ए, ये बी. सी विल बी डिविडेंड पेड. फर्स्ट केस 50,000 कैसे आया? 10,000 शेयर्स इनटू 5. डिविडेंड पेड वाले केस में आएगा 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 0. ऑफकोर्स ऐसा आप एग्जाम में नहीं लिखोगे. एल के ऐसा अलाउड नहीं है, समझे? एंड डी पार्ट विल बी रिटेन अर्निंग अवेलेबल. रिटेन अर्निंग अवेलेबल एंड दैट विल बी नथिंग बट बी माइनस सी. यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा पूरा 1 lakh. ऑल ऑफ यू. एंड फिर ई पार्ट में हम बोलेंगे अमाउंट टू बी रेज्ड. बराबर है क्या? कितना आएगा? It will be A minus D. 2 lakh minus 50,000 gives you 1 lakh 50. 2 lakh minus 1 lakh gives you 1 lakh. And इसके डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? E divided by P1. E divided by P1 and 1,50,000 divided by 105 करेंगे तो कितना आएगा? 1429. एंड सेकेंड केस में 909 नंबर ऑफ शेयर्स. ऑल ऑफ यू क्या किया आपने? नेक्स्ट पे राउंड ऑफ किया या प्रीवियस पे किया? नेक्स्ट पे या प्रीवियस पे? नेक्स्ट पे. क्यों? क्योंकि अगर हमें फंड रिक्वायर्ड 1,50,000 था तो 1,50,000 पूरा रेज होना चाहिए ना. अगर आप प्रीवियस पे करोगे तो 1,49,009 समथिंग रेज होगा. वी डोंट वांट दैट. वी वांट नॉट लेस देन 1,50,000. So this is your data number of shares. Now value of firm V is equal to, what is the formula without looking in the notes?
n plus delta n into P1, sorry, minus I minus E. So can we write without bracket I plus? हाँ obviously, अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूँ तो I plus E बन जाएगा वो, बट एनीवेज अपन लोग जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे. होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस k. सो n नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000. न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 1429 इंटू प्राइस 105 माइनस इन्वेस्टमेंट 2 lakhs है कितना? अर्निंग कितना है? अर्निंग 1 lakh. ये जो अर्निंग होता है ये रिटेन अर्निंग अवेलेबल है या टोटल अर्निंग है? ये जो अर्निंग है ये टोटल अर्निंग है, रिटेन अर्निंग अवेलेबल नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि ये जो रिटेन अर्निंग अवेलेबल था वो 50,000 था, बट आपने इधर क्या लिया 1 लाख, क्योंकि आपको कौन सा फिगर लेना था? टोटल जो इनकम है वो वाला, मतलब ये वाला. समझे कि नहीं? दैट फिगर शुड बी हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, करेक्ट. एंड फाइनल आंसर कम्स टू 10 lakhs. यहां पर भी आप एक बात समझ के रहेंगे कि जो आंसर आता है उसे आप राउंड ऑफ करते हो, करेक्ट. भले ही नोट लिख दो आप कि राउंडेड ऑफ क्यों किया गया, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स राउंड ऑफ किया गया. एंड ये कब सॉल्व किया अपने? डिविडेंड पे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, बराबर. अगर डिविडेंड नॉट पेड रहेगा ऑफकोर्स फॉर्मूला सेम रहेगा, बट नंबर्स चेंज हो जाएंगे. डिविडेंड नॉट पेड, अगर डिविडेंड नॉट पेड है तो ऐसे सिनेरियो में आपका सिर्फ 2 नंबर चेंज होंगे. बोलिए कौन से 2 नंबर? नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा और P1 चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम ही रहेगा. बोलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने लूँ? 909 एंड मल्टीप्लाइड बाय 110. एवरीबॉडी, क्या आपके आंसर्स मैच हुए? क्या इनका आंसर भी सेम है? यस, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था क्वेश्चनर का ऐसा, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया. ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है. कहाँ पर? अपने रेगुलर नोट्स में, बराबर है. ये सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे लिखे नहीं तो लिख दो, चाहिए तो यहाँ पर 909. इनके आंसर को तो आप देख भी नहीं रहे हो वैसे तो, बराबर है ना? नहीं देख रहे हो ना? और यहाँ पर आपका आंसर आता है 1429 आई गेस. उल्टा तो नहीं लिखा ना? चेक करो. 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, उल्टा लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम आने चाहिए 909, और यहाँ आना चाहिए 1429, करेक्ट ऑल ऑफ यू. बस बाकी तो आंसर सब सेम है. आपने यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेशन, उन्होंने क्या किया देखो, राउंड ऑफ डिफरेंस नहीं आना चाहिए इसलिए डायरेक्ट ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे डाल दिए, तो उससे राउंड ऑफ डिफरेंस नहीं आता है. अंडरस्टूड? बट एनीवेज व्हाट एवर वी आर डूइंग इज करेक्ट, डोंट वरी. क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 डन है. क्वेश्चन नंबर 1 डन हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज? क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए. XYZ Limited earns ₹10 per share. Capitalization rate and return on investments are 10% and 12% respectively. So capitalization rate को हम लोग बुलाएंगे K और return on investment को बुलाएंगे R. और बोला आगे determine the optimum payout ratio and price for that payout ratio. अब आप बोलो optimum payout ratio कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड होता है? R and KE के बेसिस पे. सिर्फ आपको R और KE देखना है और डायरेक्टली डिसाइड करना है ऑप्टिमम पे आउट, बिकॉज उससे समझते हैं हमको फर्म का कैटेगरी. तो बोलो R ग्रेटर देन है या लेस देन है? ग्रेटर देन है बाई KE. तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? दिस फर्म इज अ ग्रोथ फर्म. आप एग्जाम में क्या लिखोगे? सिंस R इज ग्रेटर देन KE द फर्म इज अ ग्रोथ फर्म एंड हेंस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर डिविडेंड शुड बी 0%. एंड देयरफॉर D को 0 रखकर आपको प्राइस निकालना है. D को 0 रखकर आपको प्राइस निकालना है. समझा कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने 25 लिया, 50 लिया, 75 लिया, 100 लिया, और फिर बोला भैया 25 पर प्राइस सबसे ज्यादा है और 100 पर प्राइस सबसे
कम है, समझे कि नहीं? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 25 ही क्यों, फिर मैं बोलता हूँ 35 क्यों नहीं भाई, समझे कि नहीं? हु टोल्ड यू 25 ही आना चाहिए फिर, और 0 क्यों नहीं लिया फिर? तो समझे क्या, व्हाट नंबर्स यू आर गोइंग टू टेक, वो तो क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, या तो आप सीधा सीधा जो ऑप्टिमम है वो लिखो ना, 100% है, या तो 0, या तो 0 से 100, कुछ भी है, डिपेंड करता है वो ग्रोथ का, ये फर्म का कैटेगरी कौन सा है। अगर आर लेस देन के ही होता तो हम क्या बोलते, 100% पे आउट कर दो, बिकॉज द फर्म इज अ डिक्लाइनिंग फर्म, नाम देते हैं हम लोग, द फर्म इज अ डिक्लाइनिंग फर्म। आर यू जेपिंग? एंड अगर आर इज इक्वल टू के ही होता तो हम बोलते हैं दिस फर्म इज अ स्टेबल फर्म, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 100%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इनको इनके जैसा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा एक काम करो, इधर नहीं, मेन इसमें लिखते थे, क्वेश्चन नंबर 2 है नहीं, आर ग्रेटर देन के, ग्रोथ फर्म हो गया, देयरफॉर ऑप्टिमम पे आउट इज इक्वल टू 0%, P0 इज इक्वल टू डी को 0 लेते हुए आर कितना 0.12 है क्या, है ना, के कितना 0.10 इंटू ई कितना है 10 माइनस डिविडेंड हम लोग 0 बोल रहे हैं, तो 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 120 आता है। आई होप आपका भी आया है। तो फिर काहे का 25, 50, 75 क्या कर रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है अपने को एग्जाम में। ये आता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए, कितना टाइम डालोगे आप, एमसीक्यू में आएगा तो क्या करोगे आप, सीधा प्राइस एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर दिस फर्म, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है ना। और करना ही क्या आपको, इतना सा तो कैलकुलेशन करना है, 2 मार्क के भी वर्थ का है ये, क्योंकि 38 40 का डिफरेंस तो ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गॉर्डन से क्यों नहीं निकाला, निकाल भी सकते हैं आप, गॉर्डन से भी निकाल सकते हो इस केस में, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पूरा अवेलेबल है। ग्रोथ रेट इधर ज्यादा है क्या, ग्रोथ रेट कहाँ है, बी इंटू आर करेंगे, बट यहाँ पे आर या बी, सी जनरली क्या होता है पता है क्या, अभी देखो आर ग्रेटर देन के या लेस देन के रहेगा, उसके बेसिस पर आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि ऑप्टिमम पे आउट क्या है। अब आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है, वो या तो वॉल्ट्रल या तो गॉर्डन हो सकता है, करेक्ट। यहाँ पर आपके पास पे आउट रेशियो आप खुद बोल रहे हो कि 0 होना चाहिए, मतलब रिटेंशन रेशियो 100% हो गया, 100% हो गया। अगर 2 मिनट के लिए अपन सोचेंगे कि अपन 100% रिटेंशन रेशियो मतलब आर इन बी इंटू आर कर रहे, तो 1 इंटू 0.12 कर रहे, 1 इंटू 0.12 कर रहे ना, नहीं समझा। अगर मैं गॉर्डन ट्राई करता हूं तो गॉर्डन्स वाले केस में क्या होगा, G इज इक्वल टू बी इंटू आर करना होगा। हम खुद बोल रहे हैं पे आउट रेशियो शुड बी 0, मतलब रिटेंशन इज 100%, 100 इंटू मतलब 1 इंटू 12% इज इक्वल टू 12%, विच इज नथिंग बट 0.12। आप बोलिए मेरा G कितना हो गया 0.12, जबकि मेरा के कितना है 0.10, तो इसका मतलब गॉर्डन मॉडल क्या हो गया, इधर फेल हो गया। गॉर्डन मॉडल क्यों फेल हो गया, बिकॉज उसका बेसिक अजम्पशन क्या था, यस के शुड बी ग्रेटर देन जी बी इंटू आर, तो वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए गॉर्डन फेल हो जाता है आप, बट वॉल्टर फेल नहीं होता है। बिल्कुल सही है, नहीं नोट लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये सर्कमस्टेंसेस जान रहे हो देखकर, तो आपको नोट क्या लिखना है, आपको डायरेक्टली वॉल्टर से सॉल्व करना है। और अगर आपको लिखना ही है, नॉलेज का शो ऑफ करना है अपने को, कोई बात नहीं, तो अपन सीधा एक काम करेंगे, नोट गॉर्डन मॉडल के नॉट बी यूज बिकॉज आर इज क्या बोलते हैं आपका जी या बी इंटू आर इज ग्रेटर देन के, देयरफॉर द बेसिक अजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल फेल्स। समझ गए, सही पॉइंट बोला आपने। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर इज 30 रुपीज, डिविडेंड पे आउट इज 60%, तो 30 का 60% कितना होता है, 30 रुपीज का 60% 18 होता है, तो 18 क्या बन गया आपका डिविडेंड, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू 30 का 60% इज इक्वल टू 18, मल्टीप्लायर इज
2 जिसको हम M बोलते हैं, और बोला है डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर। ग्राहम एंड डोड मॉडल क्या फॉर्मूला है? P0 इज इक्वल टू M इंटू डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 3। ऐसे सादे फॉर्मूले भी आपको देखने की जरूरत गिर रही है क्या? नहीं ना, याद हो रहे हैं ना सब कुछ? तो फिर आपका मल्टीप्लायर वैल्यू 2 ले लो, डिविडेंड आपका 18 ले लो, प्लस ई कितना है 30/3 कर लो, आपका आंसर 56 आता है। इनका भी आ गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन 4 says following information regarding the equity shares of M Limited is given below. Market price per share 58.33, dividend per share 5 rupees, multiplier is 7. According to Graham and Dodd model, compute the EPS. अर्निंग पर शेयर निकालना है आपको। अब आपके पास दे क्या रखा है? प्राइस दे रखा है, मल्टीप्लायर का वैल्यू भी दे रखा है, डिविडेंड का अमाउंट भी है, सिर्फ ईपीएस निकालना है। तो आप क्या बोलोगे? सेम फॉर्मूला पुटअप करोगे, आप बोलोगे प्राइस कितना 58.33 इज इक्वल टू मल्टीप्लायर कितना 7 इंटू डिविडेंड कितना 5, अर्निंग कितना नहीं पता, डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 58.33 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, मैथ्स के दुश्मनों, इज इक्वल टू 5 प्लस ई बाई 3। स्टेप जंपिंग नहीं करने का, स्टेप जंप किया तो प्रॉब्लम है, ऐसा रख दो, ठीक है। अब बोलो क्या करना है? 58.33 डिवाइड बाय 7, 8.33 माइनस 5 इज इक्वल टू ई बाई 3। समझ रहे हैं क्या? देयरफॉर 8.33 माइनस 5 इज 3.33, 3.33 into 3 is equal to E. Therefore E is equal to 10 approx. 10 approx. जेपिंग क्या? इजी क्या? ऑनलाइन वाले इतने शांत क्यों आज? कोई जवाब नहीं दे रहे हो। सॉल्व किया है ना भाई लोग? भाई लोग सॉल्व किया है ना? ग्रेट ग्रेट। आइए सर, जगह दो रे, जगह जगह रेडी करो जल्दी जल्दी। कहाँ कहाँ बैठना है सर आपको? प्रिंस, योर नेम इज प्रिंस बट ही इज द किंग। चलेगा ना पृथ्वीराज? इधर बैठा एक दिन तो चलेगा ना? नहीं ठीक है, दूरी ठीक है, दूरी ठीक है ना? चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आता है 10 रुपीज। इनका भी आया। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इट सेज अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख, डिविडेंड पे आउट 60%, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। तो ये आपका ईपीएस दे देगा आपको कितना? 5 रुपीज। करेक्ट है ना? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5 रुपीज पर शेयर ईपीएस आ गया। उसके बाद डीपीएस भी आ जाएगा आपका। 5 लाख का 60% कितना होता है? 3 lakhs। 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1 लाख गिव्स यू 3 रुपीज का ईपीएस। समझ रहा है क्या? देन दे आर सेइंग के इज 12% एंड आर इज 15%। व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर मॉडल? तो वॉल्टर मॉडल के मुताबिक मार्केट वैल्यू निकल जाएगा इजीली। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला हमको पता है, सभी कंपोनेंट्स पता है, हमारा आंसर आ जाएगा 45.83। आता है क्या? क्या इनका आंसर करेक्ट है? ओके, नाउ दे आर सेइंग what is the optimum payout ratio according to Walter model and market price at that payout ratio? ये तो पहले भी निकाला था अपने। बोलो R ग्रेटर देन है या लेस देन है? ग्रेटर देन है। तो R जब ग्रेटर देन के ही होता है, बाप रे क्या ये, R ग्रेटर देन के ही रहता है तो फर्म क्या होता है? ग्रोथ फर्म होता है। और जब फर्म ग्रोथ फर्म होता है तो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट 0 होता है। और 0 लेकर आपको सॉल्व करना है। ये देखो 0 लेकर सॉल्व किया, 52.5
08 आता है क्या? अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने 25, 50, 75 नहीं किया, समझे क्या? ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। रीजन क्या है पता है क्या? क्योंकि ये जो अपन सॉल्व कर रहे हैं ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है या एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन से, तो भैया पूरा एक इंसान ने सॉल्व नहीं किया ना, तो एक सीए ने वैसे सॉल्व किया 25, 50, 75 लेकर, दूसरे सीए ने बोला क्यों टाइम पास करना है, डायरेक्ट 0। प्रशांत सर लॉजिक, और जो लॉजिक सही है ना यार, एकदम सही है यार। आपको पता है आर ग्रेटर देन के ही है, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो? वाई 25, 75 ना, सीधा सीधा 0 लेकर सॉल्व करो। आगे बढ़े, ये इजी था इसलिए स्किप किया अपन, ऐसे सॉल्व किए क्वेश्चन ना अभी अभी। अब बोलो 6th क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर इज 60 रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%, परसेंट क्या है? देन डिविडेंड पे आउट इज 30%, कंप्यूट द प्राइस पर शेयर एज पर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। निकाल सकते हैं क्या? सेम सेम लॉजिक है ना, सब कुछ रेडी है ना। आपका आंसर कितना आएगा? 586.67, सबका आंसर आया। वही फॉर्मूला यूज करना है, नंबर सब कुछ दिए और आंसर निकालना है। आगे बोला है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, 0 फिर से, क्योंकि आर फिर से ग्रेटर देन के ही है। आर अगर ग्रेटर देन के ही होता है तो फर्म का कैटेगरी हो जाता है ग्रोथ फर्म। तो आप एग्जाम में प्रॉपरली लिखोगे, सिंस आर इज ग्रेटर देन के ही द फर्म इज अ ग्रोथ फर्म एंड हेंस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0%। एंड प्राइस एट दैट पे आउट रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है? 0 लेकर सॉल्व करना पड़ता है। यहां पे निकाला नहीं, अपन निकाल लेते, पूछा नहीं है मगर निकाल लेंगे ना। 0 प्लस कितना है आपका आर? 0.25, के ही कितना है? 0.15, अर्निंग कितना? 60, डिविडेंड 0 डिवाइड बाय 0.15। इसका आंसर गॉर्डन मॉडल है क्या? ओ नो, सेकेंड वाला गॉर्डन मॉडल है, फिर तो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, फेल हो जाएगा गॉर्डन मॉडल, इसलिए इन्होंने निकाला नहीं है। सिर्फ आर ग्रेटर देन के ही बोल दिया, ऑप्टिमम पे आउट कितना बोला? 0। प्राइस क्यों नहीं निकाला? आर बी इंटू आर इज ग्रेटर देन के ही, तो वो अगर नंबर्स पुटअप करेंगे ना तो आंसर नेगेटिव आएगा, समझा कि नहीं? अगर आप 2 मिनट के लिए ट्राई करते, सपोज ये देखो P0 इज इक्वल टू अर्निंग कितना है? 60 ना, इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो अपन क्या बोल रहे हैं? 0%। 1 माइनस पे आउट रेशियो कितना? 0% बोल रहे हैं अपन लोग, डिवाइड बाय के ही कितना? 0.15 माइनस बी कितना? 1 इंटू 0.25। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ऊपर क्या 1 माइनस 1 पे आउट, अच्छा 1 माइनस रिटेंशन रेशियो है वो, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ का 0.25 इस 0.15 से ज्यादा है और ऊपर 0 है, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिटरमाइंड। तो ऐसा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 0 बोल दो, आर ग्रेटर देन के ही बोल दो, बात खत्म। प्राइस तभी निकालोगे आप जब वो पॉसिबल है निकालना, अदरवाइज ऐसे आंसर नहीं लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रही है लोग? 7th क्वेश्चन, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कौन सा? ग्राहम एंड डोड, एंड दे आर सेइंग द मल्टीप्लायर वैल्यू इज 9, कंप्यूट द पी रेशियो। अच्छा क्वेश्चन था ये, एलडीआर मार्क कर दो इसको, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है ये, इजी क्वेश्चन है बट क्लिक होना चाहिए उस टाइम पर। क्या करना पड़ेगा आपको? लेट द ईपीएस बी एक्स, तो ईपीएस को ही ले लेते ना, ईपीएस को ही ले लेते, वैसे भी ई है वो फॉर्मूले में। बोलो प्राइस क्या है? नहीं पता, वही निकालना है ना हमको। ठीक है, सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज योर फॉर्मूला?
अच्छा, पी रेशो कितना दिया है आपको? पी रेशो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशो कितना दिया है? डिविडेंड पे आउट अगर 40 है तो रिटेंशन कितना है? 60% है। रिटेंशन रेशियो कितना बन गया? 60%। रिटेंशन रेशियो इज 60%। देन व्हाट यू डू? रिटेंशन रेशियो इज 60%। अब आप क्या बोलोगे? डिविडेंड पे आउट अगर 40% है तो इसका मतलब कैन वी से E इंटू 40%? दैट मीन्स 0.4 E इज नथिंग बट डिविडेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर पे आउट रेशियो 40% है इसका मतलब अर्निंग का 40% डिविडेंड है। देयरफॉर D इज इक्वल टू 0.4E। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि इसी के बलबूते वो सॉल्व होने वाला है। अब आपको करना क्या होगा? फॉर्मूला यूज करना है, P0 इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू अर्निंग प्लस डिविडेंड बाय 3। सॉरी बोलते हो सीधा बोल रहे हो, लिखते हो टोटल। डिविडेंड प्लस अर्निंग बाय 3। ओके, अब बोलो प्राइस नहीं पता, मगर मल्टीप्लायर कितना है? 9 है, तो क्या होगा? अगर मल्टीप्लायर 9 टाइम्स है इसका मतलब क्या हुआ? ये 9 होगा इंटू डिविडेंड कितना? 0.4E प्लस E बाय 3 इज इक्वल टू P0 बोलेंगे। P0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4E प्लस E बाई 3। सही है क्या दोस्तों? हाँ, अब आपको एलसीएम निकालने आता है क्या? आता है सबको निकालने? वेरी गुड, बोलो। अब प्राइस जो है आपका P0 इज इक्वल टू 9 इंटू, अब क्या होगा मालूम है? ये जो 0.4E है और वो प्लस E बाई 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का न्यूमरेटर देखो E है, तो आपको करना क्या होगा? इस 3 को क्या करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट वे में इसको अगर करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा आंसर? 1.2E प्लस 1E बोल रहे हैं अपन, डिवाइड बाय 3। कॉमन डिनोमिनेटर लिया अपन, समझा कि नहीं? क्योंकि प्लस साइन है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं है, प्लस साइन है। तो अपने को 3 को भी 0.4 से मल्टीप्लाई करना है और E को तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 3 है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो E को E रखना है। समझे? अब ये 3 को 1 बना दो और ये 3 बना दो, चलेगा ऐसे? आपको चलेगा ऐसे? अब बोलो देयरफॉर P0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2.2E, चलेगा ना? देयरफॉर P0 इज इक्वल टू 6.6E। अब मुझे बोलो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर P रेशियो? P रेशियो इज इक्वल टू MPS by EPS। इंस्टेड ऑफ MPS, दिस इज MPS ओनली ना, तो 6.6E बोल सकते, डिवाइड बाय EPS इज नथिंग बट E। तो क्या होगा? इधर 6.6E डिवाइड बाय E करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा? 6.6 टाइम्स आ जाएगा। E कहाँ गया मत पूछो अभी, जब वो E होता है तो वो 1E होता है, तो 1E एंड 6.6E मतलब वो कितने टाइम्स हो गया? 6.6 टाइम्स हो गया। समझे क्या? बोलो मैथमेटिकली ऊपर जो सॉल्व किया वो समझा क्या? ऑल ऑफ यू, क्या आपसे ये सॉल्व हुआ था? अगर हुआ रहेगा वेरी गुड, नहीं हुआ रहेगा आप भी समझा क्या? वेरी गुड, सही। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 डन है। इसको एलडीआर भी मार्क किया आपने क्योंकि ये लास्ट डे आपको देखना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। The following information is supplied to you. Total earning is 2 lakhs. Number of shares are 20,000. EPS कितना आएगा? EPS कितना आएगा? 10 रुपीज।
डिविडेंड पेड इज 1,50,000, तो डीपीएस कितना आएगा? हेलो, 7.5। सबका आंसर आया? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000। पी रेशियो इज गिवन कितना? 12.5। आपको याद है जब वॉल्टर मॉडल है और ऐसा पी रेशियो दिया है तो क्या करना होता है? के निकालना होता है। देयरफॉर के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो, याद आया? तो 1 बाय 12.5 इज इक्वल टू 8%, 0.08, मतलब ये 8%। आगे आंसर। अब क्या करना है? अपने बस के ही रेडी हो गया। एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम पे आउट डिविडेंड पॉलिसी। आर कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकालेंगे? आपके टोटल अर्निंग्स 2 लाख है और आपके नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, हर शेयर का वैल्यू 100 है, मतलब आपके पास इक्विटी का कितना पैसा है? हाँ, 20 लाख है। तो लेट्स से यहाँ पर 8th क्वेश्चन में लिख के सॉल्व करता हूँ, आपके पास नोट्स में रहेगा इसलिए। आर इज IRR। IRR विल बी नथिंग बट, बोलो नेट इनकम कितना? टोटल अर्निंग कितना है? 2 लाख है, डिवाइड बाय टोटल फंड्स अवेलेबल कितने? 20,000 इंटू 100, ये आ गया टोटल इक्विटी फंड्स अवेलेबल, और लास्ट में इंटू 100 करेंगे तो आपका आर आएगा कितना परसेंट? 10%। मेरा बेसिक क्वेश्चन है, ये सबने किया रहेगा, मगर ये आर क्यों निकला? इस तरीके से आर क्यों निकला? रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये तो इन्वेस्टमेंट छोड़ना है। नो एक्सटर्नल फाइनेंस। एवरीवन, सिलेबस में और जगह यूज नहीं हो सकता है ऐसा कुछ लॉजिक, इधर यूज होगा बिकॉज वॉल्टर मॉडल हो या बाकी मॉडल्स भी हो, ये क्या बोलते हैं? नो एक्सटर्नल फाइनेंस। क्या कंपनी के पास डेट है? नहीं। प्रेफरेंस है? नहीं है। पूरा पैसा कहां से आ रहा है? इक्विटी से आ रहा है, बात खत्म। समझ में आया ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? पक्का? तो आपका आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 10%। लिखना है तो लिख दो, नो एक्सटर्नल फाइनेंस। अभी याद रहता है, बाद में नहीं याद रहता है। फिर स्टडी लीव में डियर सर। नो एक्सटर्नल फाइनेंस की वजह से यहां पर ये फॉर्मूला यूज होता है, और आपका आर आ गया 10%। आपका के ही कितना है? 1 बाय पी रेशो, 1 बाय 12.5 इज इक्वल टू 0.08, दैट इज 8%। आप क्या बोलेंगे? आर इज ग्रेटर देन के, firm is a, therefore firm is a growth firm, hence optimum payout ratio should be 0%, but sorry, hence companies not following optimum payout ratio, companies not following optimum payout ratio। समझा क्या? बोलिए, आर यू जेपिंग? इक्विटी इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। इसलिए ऐसा हुआ है कि आप आर निकाल पाए और जिससे आंसर निकला। एग्जाम में क्या होता है पता है? आप वो आर ढूंढते रह जाते हो और आप क्वेश्चन को ही 4-4 बार घूरते हो, उससे आर नहीं निकलता ना। ऑब्वियसली आर दिया नहीं है, बट आपको लगता है कि वॉल्टर फॉर्मूला है तो आर तो देना नहीं चाहिए, उन्होंने देना चाहिए।
आपको दिया है, इनडायरेक्टली दिया है आपको। जब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर दिया है, मतलब आपका टोटल फंड्स दिया है इक्विटी वाला, और इक्विटी वालों को छोड़कर और कोई फंड है ही नहीं, और आपका अर्निंग रेडी है, तो आप इक्विटी वाले फंड्स मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉय कर कर कितना अर्न कर रहे हो वो रेडी है आपके पास, रेट निकालना है आपको बस। समझा? नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया, अभी के इस पे प्राइस पे निकाल लिया, और हम जो सजेस्ट कर रहे हो उस प्राइस पर भी निकाल लिया, हम जो सजेस्ट कर रहे हो उस डिविडेंड पॉलिसी पर भी प्राइस निकाला। अभी आप कितना डिविडेंड दे रहे हो? 75%, मतलब डिविडेंड कितना अमाउंट है? हाँ, आपका 7.5 है ना डिविडेंड, निकाला ना अपन ने, 7.5 डिविडेंड है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 7.5 डिविडेंड लेके सॉल्व करोगे। आर कितना लोगे आप? 0.1। के ई कितना लोगे? 0.08 इंटू ई कितना है? 10 माइनस डिविडेंड 7.5 होल डिवाइडेड बाय 0.08, इसका आंसर 132.81 रुपीज। बट ये सेम चीज करंटली की जगह, ये करंटली है, और ये एट ऑप्टिमम पॉलिसी, तो एट ऑप्टिमम पॉलिसी हम ये डिविडेंड को कितना बनाना चाहते? 0। तो बोलिए 0 प्लस, लिखिए यहां पर भी 0। अब इसका आंसर कितना आएगा? 156.25 आएगा। तो देखिए प्राइस आपका ऑप्टिमम पे आउट पे क्या हो गया है? बढ़ गया है ना? यस। एग्जाम में कभी भी ऑप्टिमम पॉलिसी जब आप बोलते हो तो प्राइस निकाला हुआ बेटर होता है, एट ऑप्टिमम पॉलिसी प्राइस निकाला हुआ बेटर होता है। समझे क्या? सॉल्व किया क्या ये सब? और आपको जमा घर पे ये सब सॉल्व करना, दोनों जगह का प्राइस निकाला था आपने? और कुछ पूछा है उन्होंने? कंप्यूट द पी रेशियो at which the optimum at which the dividend policy will have no effect on the value of share. Compute the P ratio at which the dividend policy will have no effect on the value of the share. तो हम क्या बोलेंगे देखिए सेकंड पार्ट के लिए। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व किया हमने, अब सेकंड पार्ट पे आ रहे। डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन शेयर वैल्यू कब होता है? R इज इक्वल टू के ही होता है। ओके, आर तो रेडी है, के ई सिर्फ क्या होता है? 1/P रेशियो होता है। आर कितना है? 10%। तो के ई भी 10% आने के लिए 1/P रेशियो कर 10 आंसर आना चाहिए, 10% आना चाहिए, मतलब 0.1 आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें के ई 1/P रेशियो, के ई निकलता है, पी रेशियो कितना लेना पड़ेगा? 10 टाइम्स। ऑल ऑफ यू एग्जैक्टली पी रेशियो ही निकालना है, इसलिए तो मैं पी रेशियो चेंज कर के ही निकाल रहा हूं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? देखो तो हम क्या बोलेंगे, फॉर डिविडेंड पॉलिसी टू हैव नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, comma R should be equal to K. Since R is equal to 10%, therefore K should also be कितना? K should also be 10%. Since R is 10%, therefore K should also be 10%. Done? Everyone? हम बोलेंगे therefore K is equal to 1/P रेशियो। तो 0.1 का आंसर लाने के लिए 1/P रेशियो करेंगे, तो P रेशियो का आंसर कितना आना चाहिए? 10 टाइम्स आना चाहिए, दैट्स इट।
वाई आर वी फाइंडिंग द पी रेशियो? बिकॉज क्वेश्चन में एट व्हाट पी रेशियो बोला है, कंप्यूट द पी रेशियो बोला है उन्होंने क्लियरली। तो पी रेशियो कंप्यूट करने बोल रहे हैं, मतलब ही वो के ही चेंज करने बोल रहे हैं। और के को कितना बनाना पड़ेगा? आर के जितना बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आर और के सेम रहेगा तो ही डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, राइट? आगे बढ़ू। थर्ड पार्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5? तो पी रेशियो अगर 8 रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? पी चेंज हो जाएगा। तो देखते एक बार थर्ड पार्ट, इफ पी रेशियो इज इक्वल टू कितना बोल रहे हो लोग? 8 ना। देयरफॉर K is equal to 1/8, 12.5%। अब क्या बोलेंगे? Therefore R is less than K, क्योंकि R कितना है? 10% है, और K कितना बन गया? 12.5% बन गया। The firm is now declining firm. All of you, will your optimum payout change? Yes. Therefore optimum payout ratio should be कितना दोस्तों? 100%. All of you, are you understanding? मजा आ रहा है क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? इजी है? वो पेपर मांग रहे थे आप लोग, मैंने पेपर भेज दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेटेस्ट जो परसों हुआ था। सॉल्व करके रख दो उसको, राइट? एक आधे दिन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद में। सिलेबस खत्म होने के बाद में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, केस स्टडीज जितने भी पीछे दे रखे हैं, एमसीक्यूज सब खत्म करेंगे हम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ओके आपको वैसे आइडिया आ ही गया रहेगा कि सिलेबस इन कंट्रोल है, राइट? तो नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते बाद में। और वो प्रैक्टिस के वक्त प्लीज एब्सेंट मत रहना, ये सोचकर कि अकेले में बाद में कर लेंगे। अकेले में बाद में अगर कर पाते तो आप इधर क्यों आते? सिंपल है ना, वो तो सेल्फ स्टडी से भी कोर्स हो जाता है भाई, है ना? वैसे भी आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हो, मॉड्यूल आईसीआई भेजता है, नहीं हो सकता। अरे प्रैक्टिकली इतना अबेंडेंट प्रैक्टिस इतने कम टाइम में नहीं हो सकता है। अब आप बोलिए क्वेश्चन टारगेटेड बेसिस में कर रहे हो रहा है, और अगर टारगेट बेसिस पे नहीं करते तो कहाँ होता? अच्छा एक दिन टारगेट मिस कर दो आप, वो नहीं होता फिर बाद में, फिर अगले दिन का टारगेट आप मैच कर लोगे बट पिछले दिन का बैकलॉग क्लियर नहीं होता, और बैकलॉग के तक तुम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो इसलिए मत चांस लो। जितनी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब प्रैक्टिस में आप जुड़े रहिए, आपका डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड बिलीव मी, जैसे आप लास्ट टाइम का पेपर अभी देख रहे हो कितना इजी आ रहा है, आपको कितना भी हार्ड पेपर आने दो, बिलीव मी हमारे क्वेश्चनर बुक, हमारा रेगुलर बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन आप जो नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, बिलीव मी पूरे इंडिया में कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, बैरिंग फ्यू जो सिर्फ उसी के पीछे पड़े। आपने को सिर्फ वही नहीं सॉल्व करना है, आपने को बाकी से पहले सॉल्व करना है फिर उसको सॉल्व करना है। अपना एटीट्यूड बहुत सिंपल है, अपन आईसीआई को हराने नहीं जा रहे, तेरा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा। आपने को आईसीआई को हराना नहीं है, अपने को जीतना है। डिग्री देने वाला कौन? आईसीआई, और उसके साथ ही जंग है तुम्हारी। ऐसे मोटिवेशन देख के बहुत खुशी होती है ना। हाँ ये है आपका फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग। दिस कंपनी इज अ लार्ज मल्टी कैप कंपनी लिस्टेड इन बीएससी इन इंडिया with face value of rupees 100 per share. The company expected growth rate of 15% per annum for the next 4 years. और उसके बाद क्या? 5% पर for an indefinite period. मतलब देखो इक्विटी है, इक्विटी का शेल्फ मतलब लाइफ कितना होता है? इक्विटी का लाइफ कितना होता है? इन्फिनिट ईयर्स होता है, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस भी इन्फिनिट ईयर्स है, करेक्ट? तो ये लोग बोल रहे हैं
15% पर एनम 4 सालों के लिए, और उसके बाद के ईयर्स के लिए 5% पर एनम। कब तक? इनफाइनाइट ईयर्स। द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर। तो क्या ये 20% फेस वैल्यू पे लगेगा? क्या ये 20% फेस वैल्यू पे लगेगा? क्या शेयर होल्डर्स फेस वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बन गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बन गया ये? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ही डिस्काउंटिंग फैक्टर। लिखो उधर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 20%, which is nothing but your discounting factor. Required rate 20%, that's your discounting factor. Company paid 120 rupees as dividend per share for financial year 2021. क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ रहा है कि 2021 जो है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है, समझा? एंड दैट इज योर लास्ट पेड डिविडेंड। लास्ट पेड डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? D0 है वो। अगर शेयर आज खरीद लेंगे तो लास्ट पे डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं, D1 से शुरुआत होगी मिलना। तो आपके D0 से आप D1 पे जाने के लिए क्या करोगे? प्लस ग्रोथ करोगे। ये तो कितनी बार किया अपन ने, D0 प्लस ग्रोथ इज D1। और D2 पे जाने के लिए D1 प्लस ग्रोथ करेंगे। सेम लाइक दिस D3 D4 चलते जाएगा। नाउ दे आर सेइंग द शेयर आर ट्रेडेड एट एवरेज प्राइस ऑफ 3122 ऑन द लास्ट डे, मतलब लेटेस्ट। What is this? लॉजिकली P0 है, करंट प्राइस है वो, बट वो प्राइस परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पर शेयर, स्टेट वेदर द शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। मतलब ये जो 3122 है, ये वैल्यू आपकी ओवर प्राइस्ड है या ये वैल्यू आपकी अंडर प्राइस्ड है, वो देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले आपके मुताबिक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, और दैट इंट्रिंसिक वैल्यू यू विल कंपेयर विद दिस वैल्यू, एंड इफ दिस वैल्यू इज मोर the shares are overpriced, and if intrinsic value is 57,000 and currently the shares are trading at 3122 means the shares are underpriced. Understood? तो चलो निकालते हैं आपका intrinsic value। क्वेश्चन नंबर 9, computation of intrinsic value पर शेयर। कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनका फॉर्मेट बहुत ही घटिया था। ठीक है, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20% DCF। कैश फ्लो कॉलम बड़ा चाहिए अपने को, एकदम कैलकुलेशंस दिखाने वहां पे हमको। ईयर 1 2 3 4, 4 साल ना अगले। 20% ग्रोथ कितने साल है? 4 साल है। तो आप क्या करोगे बोलो? 4 सालों की हद तक पहले सोचते क्या करेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप शेयर आज खरीद लेते हो, आज अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो फर्स्ट ईयर एंड में आपको डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना लास्ट टाइम मिला था उसका प्लस 20%, 15% प्लस 15% करेंगे। तो लास्ट टाइम कितना था? 120 प्लस करेंगे 15%, 138 पॉइंट, अच्छा 138। नेक्स्ट ईयर इस 138 में 15% करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आएगा, और वो कितना आएगा? 158.7। उसके नेक्स्ट ईयर में 158.7 में 15% ऐड करना होगा, 182.5051। कोई बात, एक पैसे के लिए झगड़ रहे आप। एंड देन 182.51 प्लस 15%, 209.89, 8888 है ना, 89, कोई बात नहीं जो भी आ रहा है ठीक है, ठीक है आ गया। 80 है या 89 है? 89 है। 88 के बाद 0 है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलो, ये 4 सालों के फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, निकाल लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 1.2 क्यों? बिकॉज 20% है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर।
तो आपका आंसर यहाँ पे आता है फैक्टर का 0.833, नेक्स्ट ईयर में 0.694, नेक्स्ट ईयर में 0.579 एंड लास्ट ईयर में 0.482। आगे आंसर, आगे आंसर, ग्रेट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्या 4 सालों बाद आप शेयर को बेच रहे हो? 4 सालों बाद शेयर को बेचते अगर हम लोग सपोज, तो हम लोग यहां पर लेते सपोज 2 मिनट के लिए 5000 में बेचते आप, तो आप यहां पे लिखते 4th ईयर 5000 एंड डायरेक्टली वही फैक्टर मल्टीप्लाई होता है एंड आंसर डायरेक्ट क्लोज। समझ गए? क्योंकि आज शेयर बाय किया, 4 सालों तक डिविडेंड कमाया, 4 सालों के एंड में शेयर को बेच दिया, स्टोरी खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिबेंचर होता सपोज ये, चलो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालते आप, तो आप क्या करते? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सपोज 5 साल का डिबेंचर का लाइफ, एवरी ईयर फ्रॉम 1 ईयर टू 5th ईयर, हर साल का इंटरेस्ट सेम है, तो डायरेक्ट 1-5 लिखते आप एंड डायरेक्टली कैश फ्लो में कितना लिखते थे? जितना एवरी ईयर का इंटरेस्ट होता वो लिखते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड 5th ईयर लिखते और 5th ईयर में जितना भी रिडम्पशन वैल्यू है डिबेंचर का वो आपका इनफ्लो होता, वो ले लेते आप एंड आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते। समझा क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कितना आसान है, कोई भी एसेट से जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो मिल रहा है उन सभी फ्यूचर कैश फ्लो का आज का वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू। आर यू जेबिंग? बट अब यहां पे क्या होगा, वी आर नॉट सेलिंग द शेयर्स आफ्टर 4 years 5 years, वी आर होल्डिंग इट फॉर इनफाइनाइट ईयर्स। तो हम क्या करेंगे अभी? 5th ईयर ऑनवर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5th ईयर ऑनवर्ड्स। फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर माइनस जी यूज कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। अब बोलो 5th ईयर ऑनवर्ड्स के लिए एन्युटी कितना रहेगा? क्या यही सेम एन्युटी रहेगा 5th ईयर ऑनवर्ड्स? नहीं रहेगा। ये क्या है सर? ये 4th ईयर का डिविडेंड है। क्या 5th ईयर में यही कंटिन्यू होने वाला है? नहीं, इसको +5% करूंगा तो एन्युटी बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या बना? एन्युटी डिवाइडेड बाय आर कितना है? 0.20 माइनस जी कितना चाहिए आपको? 0.05, 5% ना। रिक्वायर्ड रेट कितना था? 20% था, जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो हमारा आर है, और जी कितना है? 5% है। तो ये सॉल्व करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू मिलना चाहिए, बट प्रेजेंट वैल्यू नहीं मिलेगा। पहले सॉल्व कर लो, कितना आएगा आंसर? 1469.2 आया क्या आंसर? चेक करो, 1469.2 आया क्या आंसर? चेक करो, आया? अब आप बोलो 1469.2 कौन से ईयर में खड़ा है? 5th ईयर बिगिनिंग में है वो, क्योंकि ये जो एन्युटी आपने निकाला ना, न्यूमरेटर वो कहां से शुरू है? 5th ईयर एंड से शुरू है, इनफाइनाइट ईयर्स तक। तो 5th ईयर एंड से, 4th ईयर नहीं, 4th ईयर का वैल्यू वो है, ये 5th ईयर का एन्युटी है जो आपने निकाला ना, ये न्यूमरेटर, ये 5th ईयर का एन्युटी है। 209.88 प्लस 5% करो, जो भी आंसर आया वो 5th ईयर का डिविडेंड है। डू यू एग्री? तो ये एन्युटी 5th ईयर से इनफाइनाइट ईयर्स चलने वाला है विद ग्रोथ। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर आप 5th ईयर एंड के कैश फ्लो, 5th ईयर एंड के ऑनवर्ड्स के कैश फ्लो के लिए लगा रहे हो, तो इसकी वजह से 5th ईयर बिगिनिंग पे फिगर आ रहा है। ये फिगर कहां गया? 5th ईयर बिगिनिंग। ऐसा अगर नहीं समझता आपको, फर्स्ट चैप्टर आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं मैं। ये ए बाय आर माइनस जी से आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलती थी, कब मिलती थी मालूम है? अगर ये एन्युटी 1st ईयर एंड से शुरू होती तो, 1st ईयर एंड से। तो क्या होता है? 1st ईयर एंड से इनफाइनाइट ईयर्स के फिगर इस फॉर्मूले की वजह से कहां पे आ गए? 1st ईयर बिगिनिंग पे आ गए। 1st ईयर एंड से इनफाइनाइट ईयर्स तक के फिगर इस फॉर्मूले की वजह से कहां आ गए? 1st ईयर बिगिनिंग पे आ गए। 1st ईयर बिगिनिंग मतलब अभी, 1st ईयर बिगिनिंग मतलब अभी। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आई से यू, आई विल पे यू 500 रुपीज 1st ईयर एंड, ठीक है,
मतलब अगर अभी 2025 चल रहा है तो दिसंबर 2025 ना, यस और नो? अगर अभी जनवरी 2025 चल रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फर्स्ट ईयर एंड पे मैं आपको दूंगा 500 रुपीज। मतलब कब दूंगा? दिसंबर 2025 में। बट अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर एंड वो है, तो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग क्या है? जनवरी 2025। मतलब अभी ना, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग मतलब कब होता है? अभी। क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड मतलब 1 साल बाद होता है, तो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग तो अभी होना चाहिए ना। तो फिर ये वैल्यू एक्चुअली जो आई है, ये फर्स्ट ईयर बिगिनिंग पे कब आती? जब ये एन्युटी फर्स्ट ईयर एंड से शुरू होता। बट ये एन्युटी कब से शुरू है? 5th ईयर एंड से शुरू है। 4th ईयर एंड नहीं है रे, 4th ईयर एंड ये नंबर था, ये 5th ईयर एंड का वैल्यू है। और ये 5th ईयर एंड की एन्युटी शुरू हो रही है, इन्फिनिट ईयर्स तक शुरू हो रही है। आप ये फॉर्मूला वहां पर लगा रहे हो, तो बोलो ये वैल्यू 1469 कहां पे आ गई? 5th ईयर बिगिनिंग पे आ गई। अब आप बोलिए ये जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर के फैक्टर्स है कि एंड ऑफ द ईयर के? एंड ऑफ द ईयर के। तो 5th ईयर बिगिनिंग के लिए मेरे पास अलग फैक्टर है क्या? नहीं। 5th ईयर बिगिनिंग इज नथिंग बट 4th ईयर एंड। और इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1469 जो 5th ईयर बिगिनिंग पे है उसको 4th ईयर एंड पर है ऐसा सोचकर 0 ईयर पे लाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1469.2 को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 0.482 पर। मतलब ये फैक्टर रिपीट हो गया। देखो समझे क्या? जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हर साल सपोज 5 रुपीज है, 5 नहीं 50 रुपीज है, ये एन्युटी है। ओके आपको ईयर 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कितना है? ये नेवर एंडिंग एन्युटी है। बोलो फॉर्मूला क्या है? पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर, करेक्ट? अब एन्युटी कितना लोगे? 50। आर कितना है? सपोज 10%। एग्जाम्पल, तो आपका 500 का वैल्यू को आप क्या बुलाते हो? प्रेजेंट वैल्यू। मालूम है वो प्रेजेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि 50-50 जो है वो फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ। तो इस फॉर्मूले की वजह से 50-50-50-50 इन्फिनिट ईयर्स से निकल कर कहा गया? फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में, जहां से एन्युटी शुरू होती थी उस साल के बिगिनिंग में आ गया। जहां से एन्युटी शुरू होती थी उस साल के बिगिनिंग में आ गया। समझ गए बात? ओके। तो अब अगर यही सेम फॉर्मूला विद ग्रोथ का होता तो क्या बोलते आप? क्या बोलते थे? आर माइनस जी बोलते थे। ओके, आर माइनस जी। आर कितना? 10%। ग्रोथ रेट कितना? 2% सपोज। अब आंसर कितना आता है? 50 डिवाइडेड बाय 8%, 625। 625 क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है? यस, क्योंकि आपका 50 प्लस ग्रोथ वाला एन्युटी कब से शुरू हुआ? फर्स्ट ईयर के एंड से। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया? इस फॉर्मूले ने उस फर्स्ट ईयर एंड से इन्फिनिट ईयर्स तक के विद ग्रोथ वाले फिगर को फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में ला लिया। जहां से एन्युटी शुरू हुई थी उस साल के बिगिनिंग में ला लिया, करेक्ट? अब सोचो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका एन्युटी जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी नहीं हुआ, इन्फिनिट वाला। यहां 5th ईयर से आगे इन्फिनिट शुरू हुआ और आप फॉर्मूला लगा रहे हो ये वाला, करेक्ट? 5th ईयर का नंबर मेरे पास रेडी है, 208.69 था ना वो, 209.88, 209.88 प्लस 5%, ये क्या आ गया? 5th ईयर का नंबर आ गया, करेक्ट ऑल ऑफ यू? एंड दैट डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.05। तो अब ये वैल्यू क्या ये प्रेजेंट वैल्यू होगी? ये प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं, ये जहां से एन्युटी शुरू हुई थी, मतलब कहां से? 5th ईयर एंड से। ये फॉर्मूले की वजह से वो 5th ईयर बिगिनिंग पे आ गया। आप समझा क्या? तो ये वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 1469.2। ये कहां आ गया मालूम है आपको? 4th ईयर के एंड में आ गया। 4th ईयर के एंड में आ गया। 5th ईयर बिगिनिंग मतलब 4th ईयर एंड। अब आपको इसको 4th ईयर से उठा के 0 ईयर पे लाना है, तो ये तो सिंगल कैश फ्लो हो गया ना।
तो सिंगल कैश फ्लो के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीएफ आर कॉमा एन। फ्यूचर वैल्यू कितना लेंगे, 1469.2 इंटू फैक्टर, समझा कि नहीं, 0.482, जिससे आंसर 708.15 जेपा। तो फिर यहां पर इस फैक्टर को लगा के यहां पे मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 700, अभी बोला ना आपने 708.15, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अंडरस्टूड, परफेक्टली अंडरस्टूड, मैकेनिकली नहीं सोच रहे हो ना। ओके, एक और गलती सुन लो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 3 एक्सीडेंट पॉइंट है, कितने, 3। पहला एक्सीडेंट पॉइंट है, उनको लगता है कि पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर लगा दिया माइनस जी, इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, और डायरेक्टली आप क्या कर लेते हो, ये फॉर्मूला पुटअप करके ये वैल्यू लास्ट कॉलम में लिख देते हो। एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1, वो ईयर 0 का वैल्यू नहीं है, भले ही आप यूज कर रहे हो पीवी इज इक्वल टू, बट वो एन्युटी कहां से शुरू हुई थी, 5th ईयर से, तो वैल्यू कहां गया, 5th ईयर बिगिनिंग मतलब 4th ईयर एंड। एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1 क्लियर। एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स क्या करते कि ये जो 209.88 है ना, इसी को एन्युटी मान लेते, प्लस 5% इधर नहीं करते। क्यों नहीं करते, उनको लगता ग्रोथ का इंपैक्ट तो इधर आ ही रहा है ना, समझा, सेकंड मिस्टेक। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इधर 209.88 जो है ये ए है, क्यों ए है, क्योंकि जी अलग से अपन इधर ले रहे हैं। भैया ये ए बनेगा क्या, अगर 209.88 लेंगे तो वो ए नहीं है, वो 4th ईयर का डिविडेंड है, आपको 5th ईयर का डिविडेंड पे आने के लिए प्लस जी कर रहे हैं आप, समझे। तो सेकेंड एक्सीडेंट पॉइंट इज 209.88 लेते, वो लेना नहीं है, प्लस ग्रोथ करके एन्युटी बनाना है आपको। एंड तीसरा एक्सीडेंट पॉइंट सबसे कॉमन, यहां तक क्या ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 4th ईयर। अब यहां पे क्या लेते, इज इक्वल टू 5th ईयर, क्योंकि यहां पे दिख भी रहा है ना 5th ईयर ऑनवर्ड्स, 5th ईयर ऑनवर्ड्स दिख भी रहा है, तो यहां पर क्या लेते, 4th ईयर की जगह 5th ईयर। तो इतना परफेक्ट सॉल्व करके गड़बड़, 3 एक्सीडेंट पॉइंट आपको क्लियर करना है और एग्जाम में बिल्कुल अवॉइड करना है। आर यू ऑल क्लियर? सो मेनी टेस्ट पेपर्स वी चेक, देयरफॉर वी आर सेइंग दिस। हमको समझता है ये कि क्या मिस्टेक्स होते हैं। ये आंसर आ गया, निकालो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू, 0.833 इंटू 138, 114.95 मेमोरी प्लस 110.14 मेमोरी प्लस 105.67 मेमोरी प्लस 101.17 मेमोरी प्लस, और लास्ट वाला फिगर तो आपके पास रेडी है, तो आपका फाइनल आंसर 1140.08 या 05 वॉट एवर आ गया आंसर, 1140.08 आया क्या आंसर, ऑल ऑफ यू। अब आप बोलेंगे व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज रियल वर्थ, जिसको हम बुलाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये शेयर लॉजिकली स्पीकिंग 1140 पर ट्रेड होना चाहिए, ये शेयर मार्केट में कितने में मिल रहा है, 3122 में मिल रहा है। क्या ये शेयर अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है? अच्छा, इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जिसका वर्थ 1140 है उसकी वैल्यू अगर 3122 है तो आप उसे खरीदोगे या बेचोगे, बोलो क्या करोगे, बेचेंगे ऑब्वियसली। अगर बेचेंगे मतलब वो ओवर प्राइस्ड है, समझा कि नहीं। जिसका रियल वर्थ ही इतना कम था बट उसका वैल्यू मार्केट में ज्यादा है, मतलब वो आप बेचने वाले हो, मतलब वो ओवर प्राइस्ड है। अगर आप खरीदते तो वो अंडर प्राइस्ड होता, समझा कि नहीं। तो हम बोलेंगे सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन since intrinsic value is less than current market price,
कितना 3122 ना, 3122। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था वो भी लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, कितना है 1140 पॉइंट, ठीक है 1140 बोल देंगे। ये 1140 क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये 3122 क्या है मार्केट वैल्यू। तो क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, देयरफॉर द शेयर इज ओवर प्राइस्ड। आगे उन्होंने पूछा है क्या विल यू बाय और सेल, नहीं पूछा है, बट अगर पूछते तो हम क्या बोलते सेल, बराबर है ना। लिख दो, कोई पूछा नहीं है बट फिर भी अगले इसमें पूछ सकते कोई क्वेश्चन में, वी शुड सेल दिस शेयर, वी शुड सेल दिस शेयर, हमने ये शेयर को बेच देना चाहिए। छिपा क्या, मजा आया क्या, क्या ये कितना इजी सॉल्यूशन है। देखो दोस्तों फॉर्मेट देखो और उनका तरीका देखो सॉल्व करने का। डन, 9th क्वेश्चन था ये। 10th क्वेश्चन पे आते, 10th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क करो, लास्ट डेरिवेशन के लिए काम में आएगा ये। सॉल्व किया है क्या सबने ये, श्योरली। कौन आएगा सॉल्व करने इधर, माय गॉड सो मेनी ऑफ यू। नया चेहरा क्यों नहीं है, बस इतने ही लोग सॉल्व कर सकते। आ जाओ। Ordinary shares of listed companies are currently traded at 10 rupees per share with 2 lakh shares. Underline कर लो 10 rupees per share, 2 lakh shares. Outstanding मतलब 2 lakh shares है issued. Okay. The company anticipates that its earning for the next year will be 5 lakh rupees. Next year earning को क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं. Earning for next year. Existing cost of capital of the company's equity share is 15%. That's your KE. The company has certain investment proposal under discussion which will cause an additional 26,089 ordinary shares to be issued. What is this 26,089 shares to be issued? Delta N है ये आपका. And if no dividend is paid, dividend नहीं paid रहेगा तब ऐसा होगा. और additional 47,619 ordinary shares if dividend is paid. तो इसका मतलब ये भी आपका डेल्टा एन है जब डिविडेंड पेड रहेगा तब. अप्लाइंग एमएम हाइपोथेसिस ऑन डिविडेंड डिसीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं आपको आय, एंड डिविडेंड मतलब क्या पूछ रहे हैं आपको डी, दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन समझा अच्छे से, सॉल्व करें इसको, कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग को कौन देख रहा है इधर. क्वेश्चन नंबर 10. मेरी कौन सी अच्छी है मयंक हैंड राइटिंग, इवन आई वॉन्टेड टू कम एंड सॉल्व, इट वॉज अ फन क्वेश्चन. क्या बात है, आ जाओ एक आधी बार फेस टू फेस में, उसमें क्या है. हाँ हाँ दिखाओ, रफ क्या प्रॉपर फेयर में दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लिखो वो चाहिए तो. P1 इज इक्वल टू P0 कितना 10 रुपए, एंड के कितना है 15% है, तो आपका आंसर 11.50 का P1 आता है. क्या यहां तक सब लोग पहुंचे, वेरी गुड. क्वेश्चन देख के डर कर छोड़ तो नहीं दिया ना, कितने लोगों ने क्वेश्चन देख के छोड़ दिया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लीन बोल्ड, ऐसे मत हुआ करो, सरेंडर नहीं करना है. क्या है मृत्यु, रणभूमि को छोड़ के जाना है मृत्यु. बजाएंगे बजाएंगे. अमाउंट टू बी रेज्ड,
देखो क्या कर रहा है वो, अमाउंट टू बी रेज्ड 26,089 इंटू P1 लिया जा रहा है। अब आप बोलिए ये जो 26,089 लिया वो ब्रैकेट में लिख दो बेटा, अमाउंट टू बी रेज्ड के ब्रैकेट में लिख दो नो डिविडेंड पेड, नो डिविडेंड पेड, करेक्ट है ना? नो डिविडेंड पेड के केस में ऐसा होता है। तो अमाउंट टू बी रेज्ड आ गया 3,24,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा हमें? प्लस 5 लाख। क्यों? रिटेन अर्निंग्स आप रेज कर रहे हो 3,24,000 रुपीज इग्नोर हो सकता है शायद, ये नहीं किया, ठीक है। 3,24,000 प्लस अंडू दबो, अंडू ऊपर ऊपर अंडू करो एक बार, हो गया ना? हाँ 3,24,000 प्लस आपका अर्निंग्स, कौन से अर्निंग्स? रिटेन अर्निंग्स, 5 lakhs के रिटेन अर्निंग्स। सो दैट विल बी योर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? 8 lakhs। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे सॉल्यूशंस तभी आते हैं जब आप उस प्रिंटेड सॉल्यूशन को नहीं देखते हो। प्रिंटेड सॉल्यूशन को देखा तो बहुत प्रॉब्लम है। जनरली क्या करते हैं अपन? उल्टा करते हैं, मालूम है ना? ये रिवर्स जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं बोलो? टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स गिव्स यू अमाउंट टू बी रेज्ड। हम क्या कर रहे हैं? अमाउंट टू बी रेज्ड प्लस रिटेन अर्निंग अवेलेबल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एंड P0 का फॉर्मूला है P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। देयरफॉर अभी का प्राइस है 10 रुपीज, सॉरी अभी का प्राइस कितना है? 10 है, ओके 10 इज इक्वल टू P1 हमें पता नहीं है, D1 हमें पता नहीं है, बट डिवाइडेड बाय 1.15 है। तो 1.15 अपोजिट साइड गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो P1 प्लस D1 इज 11.5। अब P1 इज इक्वल टू 11.5 माइनस D1, P1 इज इक्वल टू 11.5 माइनस D1। हाँ हाँ वर्किंग नोट इधर ही बनाओ। वैसे भी क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है वर्किंग नोट आर पार्ट ऑफ योर आंसर, तो आप ऑब्वियसली आंसर के साथ उसे मर्ज भी कर सकते हो, बीच में ही वर्किंग नोट लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया जी? इन्वेस्टमेंट इज 8,24,000, डिविडेंड पेड D1 होगा कि D होगा? D1 लिखो, एंड रिटेन अर्निंग अवेलेबल विल बी 8,24,000, 8,24,000 माइनस, हाँ अर्निंग है ना बराबर, रिटेन अर्निंग 5 लाख माइनस डी। तो रिटेन अर्निंग अवेलेबल लिख दो ना उधर, रिटेन अर्निंग अवेलेबल। Retain earning available is 5 lakh minus D1. Therefore, amount to be raised, amount to be raised क्या होगा? A माइनस C, जैसे हम लोग हर वक्त करते वैसे 8,24,000, 8,24,000 ना, राउंड फिगर लिखना चाहिए, गलत आता है। 8,24,000, पेन सिलेक्ट करो, पेंसिल सिलेक्ट हो गया। 8,24,000 माइनस 5 लाख माइनस D1, 5 लाख माइनस D1 इज रिटेन अर्निंग अवेलेबल। अमाउंट टू बी रेज्ड आ गया आपके पास
P1 की जगह क्या लेंगे? P1 की जगह क्या लेंगे अभी? Number of shares to be issued is nothing but this amount divided by P1। तो P1 ही लिख देता था ना तू पहले। P1 तेरे पास रेडी है ना P1? हाँ नहीं, अभी ये पूरा ही इक्वेशन को नीचे चेंज कर दूंगा ना पूरा अभी। तो P1 की जगह तू ये लिख सकता है ना? हाँ अभी पहले पूरा इधर भी नंबर ऑफ शेयर्स डालूंगा ना, और क्वेश्चन में दिया है 44,000। कोई बात नहीं, अपन इधर P1 लिख देंगे और इसको F बना देंगे। P1 की जगह कितना लिखेंगे? 11.50 माइनस D1, ताकि इधर फिर हाँ डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म भी डाल सकते हो। डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म के फॉर्मूले से भी आ सकता है आंसर। टोपी निकालो भाई, सॉल्व कर रहे हो क्या? कहां तक पहुंचे थे? बोले टाइम पास कर रहे हैं, मैं सोता हूँ जब तक, है ना। मयंक डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म से भी निकलता है फॉर्मूला। डायरेक्ट आंसर वैल्यू ऑफ फर्म से भी निकलता है। ऐसे सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म से भी निकालेंगे। डोंट वरी, तू ये कर पहले। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज नथिंग बट गिवन टू यू। तो इसको सॉल्व करके आपके D1 की वैल्यू आएगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर भाई। हाँ ऑब्वियसली मेरे को क्वेरी आता बाद में। 11.5 इंटू 47,619, बोलो नंबर। नहीं नहीं वैसे मत लिख, मैं बोलता हूँ तेरे को डायरेक्ट, उतना समझता रहे उनको। 47,619 इंटू 11.5 ये आता है 5,47,618.5। देखो ऑनलाइन में भी आंसर आ रहे हैं आपके पास। माइनस 47,619 D1 इज इक्वल टू 8,24,000। अच्छा ठीक है, 3,24,000 प्लस D1। Therefore तो वो जो 47,619 था माइनस 3,24,000 किया उसने, समझा क्या? तो 2,47,595 बचता है, इज इक्वल टू ये 47,615 वहां जाएगा तो वो D1 के साथ ऐड हो जाएगा। D1 मतलब 1D1, तो 1 के साथ ऐड होके वो कितना बनेगा? 47,620 D1। सही लिख रहा है क्या वो? हाँ आगे सॉल्व करो। D1 इज इक्वल टू 5.2 आता है। आया क्या आंसर? नहीं आया? 1 रुपया आ रहा है, तो फिर ये गलत कुछ हुआ है। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड से भी आना चाहिए था ना। 1 रुपया है। D1 जो है 1 रुपया आता है ना। हाँ कुछ गलती हुआ है तुम्हारा। प्रोसेस तो करेक्ट किया ना। नंबर ऑफ शेयर्स देखो, प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट इतना ही करना है, ये सही है। D1 लिया तुमने, डिविडेंड पे रिटेन अर्निंग अवेलेबल विल बी 5 लाख का अर्निंग था क्या आपका? हाँ माइनस D1 किया। ओके हाँ। पर शेयर डिविडेंड लिया है। हो गया नहीं, एक्सिस्टिंग शेयर्स। हाँ 2 लाख से मल्टीप्लाई करना रह गया ना डिविडेंड के लिए। जो डिविडेंड लिया गया वो पर शेयर लिया गया जैसा हो गया। आपको टोटल
जो रिटेन अर्निंग अवेलेबल है ना वो -D1 नहीं करना चाहिए था, -D1 इंटू 2 लाख करना चाहिए था। रुक भाई मैं समझाने दे एक बार। रिटेन अर्निंग अवेलेबल दोस्तों ध्यान दो इधर, रिटेन अर्निंग अवेलेबल मैं आपको समझाता हूँ। ये जो रिटेन अर्निंग अवेलेबल था ये 5 लाख का अर्निंग था, माइनस डिविडेंड D1 क्यों नहीं लिया, D1 इंटू 2 लाख करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल डिविडेंड माइनस होता है ना, कि पर शेयर डिविडेंड माइनस होता है टोटल। तो टोटल पे आने के लिए मुझे D1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख करना जरूरी है, दैट वाज आवर मिस्टेक। करो चेंज, तो 2 लाख D1 होगा फिर। फाइव लाख माइनस 2 लाख D1। वहां पे अगर जगह कम गिर रही है तो अपन नीचे ले लेंगे उसको, रुको। आराम से लिखो। सो इट विल बी 8 लाख 24 माइनस 5 लाख प्लस 2 लाख D1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 11.5 माइनस D1। मैं वही सोचू 1 D1 मुझे खटक रहा था थोड़ा। हाँ पूरा इरेज कर दे। हर एक को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो इरेज ऑल हो जाता है वो। भाई नींद हो गई, हाथ कब फिसलता वो हमको मालूम है। हम बहुत हाथ फिसले हुए देखे इधर। पूरे इंसान को फिसलते हुए देखे हमने, तुम्हारा तो हाथ ही फिसलता है। So if you solve this, take D1 to one side and numbers to the other side, you will have 2,47,619 is equal to 619 आएगा ना, अच्छा वो 24 की वजह से चेंज होगा। 2,47,595 is equal to 2,47,619 D1। हाँ कोई बात नहीं, D1 therefore D1 is equal to, राउंड ऑफ डिफरेंस आ रहा है उसको छोड़ के अपन बाद में जो भी आंसर आता है वो से 1 रुपी बोल देंगे। जो भी आंसर आता है पहले निकाल लो, 0.999 से ₹1, से ₹1। तो ये आ गया आपका D1 का वैल्यू, समझा क्या ऑल ऑफ यू? तो D1 ही निकालना था ना आपको, हो गया ना, ग्रेट, बढ़िया। समझा अच्छे से? तो इसको आप वैल्यू ऑफ फर्म से भी निकाल सकते थे। वैल्यू ऑफ फर्म से कैसे निकालते थे आप इसको? आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म में सीधा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस I माइनस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। बोलो वैल्यू कितना लेना चाहिए? वैल्यू पता है क्या आपको कितना? 20 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, निकाला। नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड आर नॉट पेड ना, नो डिविडेंड। नो डिविडेंड रहेगा तो क्या होगा? ये अपन जो सॉल्व कर रहे हैं अल्टरनेटिवली सॉल्व कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली सॉल्व करेंगे। सपोज डिविडेंड आर नॉट पेड, तो फिर वैल्यू इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। भाई ध्यान दो, भाई थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, प्लस डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, कितना दिया है? नॉट पेड डिविडेंड 26,089 इंटू P1 कितना 11.50 माइनस इन्वेस्टमेंट
8,24,000 माइनस 5 लाख का अर्निंग डिवाइडेड बाय 1.15। इसको सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा 20 lakhs। आया क्या? वैल्यू आ गया 20 lakhs। अब क्या बोलना पड़ेगा? डिविडेंड पेड में उसको अप्लाई करेंगे, करेक्ट? डिविडेंड पेड में जब उसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑलरेडी लेंगे 20 lakhs इज इक्वल टू, क्योंकि वी नो डिविडेंड पेड हो या नॉट पेड हो वैल्यू रिमेन्स सेम। सो 20 lakhs इज इक्वल टू इसमें दो चीजें चेंज होगी, नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस पर शेयर, बराबर? नंबर ऑफ शेयर्स कितने लो? 47,619 एंड P1 कितना नहीं पता ना, डायरेक्ट P1 लिखेंगे और P1 का ही वैल्यू निकालना है हमको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और हमारा P1 का वैल्यू कितना आएगा? 10.50 आएगा। अब हम क्या बोलेंगे? D1 इज इक्वल टू 11 नहीं, सीधा सीधा अपने पास D1 रेडी हो सकता है ना। D1 कैसे आएगा? P1 डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर्ड का डिफरेंस, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू P1 माइनस P1। ये P1 कौन सा है? डिक्लेयर्ड वाला। और ये कौन सा है? नॉट डिक्लेयर्ड वाला, बराबर है कि नहीं? कितना है आपका आंसर? 11.50 माइनस 10.50 इज इक्वल टू 1। अच्छा, नॉट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड वाला कम है, बराबर। नॉट डिक्लेयर्ड वाला ज्यादा आएगा। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड रहेगा तब P1 क्या है, और डिक्लेयर्ड रहेगा तब P1 क्या है, तो दोनों का डिफरेंस डिविडेंड रहेगा। डन? समझ में आ गया? या आप उसको ऐसा भी बोल सकते थे ना, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू राइट देयर, कि D1 इज इक्वल टू आपका P0 और P1 का डिफरेंस। P0 और P1 का डिफरेंस ले लो ना, ज्यादा इजी जाएगा वो, ऐसा लिखने से अच्छा। टू लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच ट्रेडिंग रहेगा तो 20 lakhs का वैल्यू रहेगा, वो डायरेक्ट 20 लाख फर्म का वैल्यू बन सकता है, सही है? तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था आपका। 2 लाख शेयर्स दे रखे थे, 10 ईच बोला है, ट्रेडिंग एट 10 ईच, फेस वैल्यू नहीं था वो, ट्रेडिंग एट 10 ईच था, तो उससे भी डायरेक्टली फर्म का वैल्यू 2 lakhs 20 lakhs लेकर सॉल्व हो सकता था। आगे आंसर, चलिए आगे बढ़े, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। इजी है, ये तो अपन ने क्लास में बहुत बार सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन। सॉल्व किया क्या आपने? नेट प्रॉफिट में से आपने क्या किया? एक सेम शेयर था, क्वेश्चन था, याद है क्या आपको? सेम क्वेश्चन था, रिपीट लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस देंगे हम लोग। एग्जैक्टली अपने रेगुलर नोट्स में ऐसा क्वेश्चन था, मैं बोलता हूं आपको नंबर क्या था उसका। आपके पास है क्या रेगुलर नोट्स? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही एग्जैक्ट था, आपके पास नेट प्रॉफिट दे रखा है, आपको इसमें से माइनस करना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आपको मिलता है
नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आएगा? 120 पे 15%, 18 लाख। अगर आप 78 लाख में से 18 लाख माइनस कर दोगे तो 60 lakhs will be your net income, and that should be divided by number of shares 6 lakhs. 10%, 10 rupees, sorry, 10%, 10 rupees will be your EPS. EPS will come 10 rupees. That's it. R आपको दे रखा है, K आपको दे रखा है. Using Gordon model बोल रहे वो लोग. Payout ratio निकाल लो. When the payout ratio is 30%, मतलब retention is 70, retention is 50, retention is 0 ना, 0. Payout 100% मतलब retention 0. बस इसको लेके सॉल्व करना है आपको. आपका फॉर्मूला क्या है? E इंटू 1 माइनस बी. E रेडी है, B रेडी है, डिवाइडेड बाय KE माइनस B इंटू R. तो KE भी रेडी है 16% एंड B आपके पास तीनों जगह रेडी है और R आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है. इजीली आंसर आ जाएगा आपका. आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. ये भी इजी है. ये है आपका RTP सितंबर 24 एंड MTP 1 में भी आया था सितंबर 24 में. एंड अर्निंग्स 30 rupees per share, dividend 9 rupees per share, cost of capital is 15%, internal rate of return on investment is 20%. That's your R. You are required to calculate the market price using Gordon and using Walter model. सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, वॉल्टर और गॉर्डन, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. एक ही क्वेश्चन में आपको वॉल्टर से भी आंसर निकालना है और गॉर्डन से भी निकालना है. आपको याद आ रहा है ये होमवर्क आपने किया था? That was question number, नहीं याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, सॉल्व करें इसको या कर लिया आपने? बोलो क्या होगा? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर आएगा. आपके पास अर्निंग्स डिविडेंड रेडी है पर शेयर. आपको क्या चीज की जरूरत गिरती है फिर? पे आउट रेशियो निकालना है. आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 9 का डिविडेंड आप दे रहे हो, अर्निंग कितने का है? 30 का है, इंटू 100 कर लो तो 30% पे आउट है. देयरफॉर रिटेंशन इज 0.7, 70%. करेक्ट. बोलो पहला कौन सा पूछा उन्होंने? गॉर्डन. क्या? तो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू ई कितना लू? 30 इंटू 1 माइनस बी कितना लू? 0.7 डिवाइडेड बाई के कितना लू? 0.15 माइनस बी इंटू आर. बी लेंगे 0.7 एंड आर लेंगे 0.20. इससे आपका प्राइस कितना आएगा? हाँ 900. ये गॉर्डन का आंसर आता है. और वॉल्टर का आंसर बोलो फॉर्मूला क्या है? D1 कितना लेंगे? 9 प्लस डी प्लस आर कितना है? 0.20 डिवाइड बाई के कितना है? 0.15 इंटू 30 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.15. इससे आंसर 246.67. दोनों के आंसर आ गए. यस गाइस, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. उनका आंसर भी सेम है, उन्होंने निकाला ही नहीं गॉर्डन से. एज पर गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला बोला सिर्फ. आप आंसर बोलो. 900 आता है. यस, लिख दो, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिख दो.
आपके क्वेश्चनर बुक में भी लिख दो, 900 आंसर आता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन, जो कि आरटीपी May 24 का है। कैन वी से सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया? अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल सेम ही तो चीज कर रहे बार 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 बार। एमएम अप्रोच पर क्वेश्चन है, कैन वी राइट रिपीट? एंड कैन वी से क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसे ही था, क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन का। आप भी अभी अपन ने ऊपर सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 10th वन, 10th नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया था अपन ने शायद। फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो तो पूरा का पूरा सॉल्व ही किया था, वो तो यही था ना। क्या दिया है? पेड अप शेयर कैपिटल दिया आपको ₹10 लाख, फेस वैल्यू 10 ईच, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग आते हैं। यू शुड बी केयरफुल फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, डोंट टेक नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख, दैट इज शेयर कैपिटल का अमाउंट। सो नंबर ऑफ शेयर्स कम्स टू 1 लाख। करंट प्राइस पर शेयर इज 20 ईच। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज एन agenda of meeting to pay dividend of 25% to its shareholders. The company expects net income of 5,20,000 at the end of current fiscal year. Company also plans for capital expenditure next financial year. कितने का? 7,50,000. So 5,20,000 is your net income, whereas your investment is 7,50,000, which can be financed through retained earning and issue of new equity shares. The company desires return on investment of 15%. So वो क्या है? 15% क्या है? 15% क्या है? कंपनीज डिजायर्ड रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज के ही है वो। कंपनी का डिजायर्ड रेट मतलब कंपनी को उतना रिटर्न चाहिए बिकॉज उसका के ही होता है। एंड फ्रॉम द एमएम अप्रोच हाइपोथेसिस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंपनी व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, व्हेन डिविडेंड इज पेड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? P1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद डेल्टा एन निकालो और डायरेक्ट आंसर निकालो, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। अभी अभी जो सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन है। क्या है? नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट और रेट दे रखा है। बोलो शेयर का प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 54 लाख में से 200 पे 12%, 24 लाख माइनस करो तो कितना आएगा? 30 लाख क्या है? नेट इनकम है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 2 लाख। ईपीएस कितना आएगा? ईपीएस कम्स टू 15 ना, 15 ईपीएस आ गया। आर आपका दे रखा है 22% और के आपको दे रखा है 15%। Compute the approximate dividend payout ratio so as to keep the share price 120 by using Walter model. Solve करें इसको। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, सिर्फ पिछला क्वेश्चन में प्राइस पूछा था, यहाँ पे डिविडेंड पूछा है प्राइस देकर। व्हाट इज वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला? P0 is equal to D plus R by KE into E minus D whole divided by KE. अब बोलिए आपका प्राइस कितना दे रखा है? 120। डिविडेंड पता है क्या? नहीं। और रिटेन अर्निंग कितना है? सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 0.22 डिवाइडेड बाय KE कितना? 0.15। अर्निंग्स कितने? 15 माइनस डिविडेंड पता नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 0.15। अब 0.15 अपोजिट साइड ले जाओ, कितना होगा? 8018। 18 इज इक्वल टू डी प्लस, इसका आंसर कितना आता है? 1.47 इंटू 15 माइनस डी। सही है क्या दोस्तों? अब बोलो 18 इज इक्वल टू डी प्लस 22.05 माइनस 1.47 डी। देयरफॉर 1 डी ए है, वो 1.47 डी है, माइनस साइन है दोनों में, और ये 22.05 पॉजिटिव, इधर जाके नेगेटिव बनेगा, तो कितना आएगा ये?
माइनस 4.05 इज इक्वल टू माइनस 0.470. माइनस माइनस विल गेट कैंसल एंड देयरफॉर डी का आंसर 8.62. एवरीबॉडी आया क्या? 5-7 है या फिजिक्स 2 है? राउंड ऑफ डिफरेंस है, ठीक है कोई बात. देयरफॉर डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड नहीं पूछा है, डिविडेंड पे आउट पूछा है. डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? डीपीएस बाय ईपीएस इनटू 100. बोलो डिविडेंड पर शेयर कितना लूं? 8.62. ईपीएस कितना है? 15 इंटू 100 कितना? 57.47%. कोई बात नहीं, राउंड ऑफ डिफरेंस है आई नो, जिसकी वजह से आंसर चेंज हुआ है. डोंट वरी, राउंड ऑफ डिफरेंस रहेगा तो डोंट वरी. डन. आया ना आंसर? डिफरेंस क्यों आ रहा है मगर? तुमने 4-6 दिया है, आता कितना है? 4-6-6-6-6 दिया. अच्छा अच्छा अच्छा, 4-6-6-6-6-7 लू, ऐसा है ना? ठीक है. ट्वेंटी 2.05 की जगह 22 आता है, ऐसा होता है. सही है. अब आपका आंसर ये 4 आएगा फिर, करेक्ट. और फिर 8.57 आता है, और 8.57 इधर लेने के बाद 57.14 आता है. ठीक है. इधर ना परफेक्शन, कोई बात नहीं, रहने दो ना, इट्स ओके. सर क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिविडेंड इज 2.5, इट शुड बी 25% ऑफ 5,20,000. अरे वो तूने टोटल लिया है और मैंने पर शेयर लिया है. क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो रिपीट था, बट फिर भी दिखा देता हूं मैं. तुमने जो लिया वो टोटल डिविडेंड दिया 25% ऑफ 5,20,000. थर्टीन भी सॉल्व कर लेते क्या एक बार? हाँ कर लेते. कुछ अलग है क्या वो? नहीं, इधर क्वेरी आया एक वेदांत का. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिविडेंड इज 2.5, इट शुड बी 25% ऑफ 5,20,000. अरे बाबा वेदांत, 25% जो डिविडेंड देना है वो सेंटेंस पढ़ पूरा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 25% टू इट्स शेयर होल्डर. ये पे आउट नहीं है, ये रेट है. रेट जो लगता है वो कभी भी फेस वैल्यू पे लगता है बेटा. तो 10 रुपीज तेरा फेस वैल्यू है, उस पर 25% लगेगा, 2.5 आएगा तेरा डिविडेंड. समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 हो गया, सब कुछ हो गया.